हाँ, जय श्री राम दोस्तों। मैं मनोज बेनीवाल, आप सभी का स्वागत है विवेकानंद कोचिंग सेंटर झुंझुनू के ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे संविधान। तो संविधान की शुरुआत हम क्या है दोस्तों, एक्ट से न करके। एक्ट क्या है दोस्तों, एक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, तो इसे हम बाद में ले लेंगे लैंग्वेज के आधार पे। तो आज हम जो पहला टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं संविधान का भाग 5, क्योंकि 5वां जो संविधान का भाग है संविधान का सबसे बड़ा भाग है और सर्वाधिक जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अपन उदाहरण लेते हैं कि 10 क्वेश्चन संविधान से आ रहे हैं, तो उसमें से 7 या 8 क्वेश्चन आपको संविधान के भाग 5 से मिलेंगे। इसलिए आज हम जो पहला भाग लेके आ रहे हैं संविधान का, वो भाग 5 लेके आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं संविधान का पहला जो भाग, 5वां जो भाग है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है। भाग 5, संविधान का जो सबसे बड़ा भाग है, सबसे बड़ा भाग, वो कौन सा दोस्तों, संविधान का भाग 5 है। देखो, संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक उल्लेख किया गया है। तो इसमें कितने अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें उल्लेख किया गया है। इसमें देखो दोस्तों, संविधान की एक तो कार्यपालिका, का उल्लेख किया गया। फिर अगर दोस्तों दूसरी बात की जाए तो इसमें संविधान की विधायिका, तीसरी अगर दोस्तों बात की जाए तो इसमें संविधान की न्यायपालिका, न्यायपालिका। तो इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक अपने को क्या क्या पढ़ने मिलेगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कार्यपालिका की अगर बात की जाए तो कार्यपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 77 तक, सॉरी दोस्तों 78 तक। विधायिका का उल्लेख अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो अनुच्छेद 124 से लेकर 151 तक आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, न्यायपालिका। सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे संविधान की कार्यपालिका। तो कार्यपालिका में देखो हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। एक तो हमारा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद के बाद हमें पढ़ना पड़ेगा महान्यायवादी। ये दोस्तों हम पढ़ेंगे किसके दौरान, कार्यपालिका के दौरान, अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं राष्ट्रपति की। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का जो पद है, सबसे पहले हम देखेंगे जो राष्ट्रपति का पद है हमारे संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये जो पद है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया दोस्तों, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे यहां पर कि अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति पद की, हमारा जो राष्ट्रपति है उसका जो कार्य है उसकी तुलना किससे की जाती है, तो हमारे राष्ट्रपति का जो कार्य है उसकी तुलना की जाती है ब्रिटिश ताज से। जैसे कि दोस्तों हमारे देश में राष्ट्रपति बोला जाता है और ब्रिटेन में जैसे राष्ट्रपति होता है उसे ब्रिटिश ताज के नाम से जाना जाता है। तो हमारा राष्ट्रपति का पद लिया तो हमने कहां से है,
अमेरिका से लिया है। लेकिन इसके कार्यों की अगर तुलना की बात की जाए तो इसके कार्यों की तुलना किससे की जाती है? ब्रिटिश ताज से की जाती है। राष्ट्रपति को अगर देखा जाए दोस्तों तो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक, देश का जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। अगर दोस्तों आगे बात करें कि राष्ट्रपति को किसका प्रतीक माना जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति को देश में अखंडता व एकता का प्रतीक माना जाता है। राष्ट्रपति को अखंडता व एकता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। देश का प्रथम नागरिक होता वो भी राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। इसकी तुलना हम किसके साथ कर रहे हैं? ब्रिटिश ताज के साथ कर रहे हैं। आगे दोस्तों अगर देखा जाए तो तीनों सेनाओं का मतलब दोस्तों स्थलीय सेना, जलीय सेना और वायु सेना। जलीय सेना का मतलब नौसेना। तो इन तीनों सेनाओं का जो कमांडर, सर्वोच्च कमांडर अधिकारी माना जाता है वो किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को माना जाता है। आइए दोस्तों हम अब चर्चा करेंगे राष्ट्रपति से संबंधित जो मुख्य अनुच्छेद हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो इस प्रकार से: अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60। तो दोस्तों आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे केवल अनुच्छेद 60 तक। अनुच्छेद 60 तक देखिए दोस्तों हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 52 में तो हमें क्या दिया गया है? राष्ट्रपति का पद दिया गया है। राष्ट्रपति के पद के बारे में हमने चर्चा कर ली कि अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। केवल राष्ट्रपति का पद दिया गया है। वो कौन से में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम देखना चाहें अनुच्छेद 53, तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कार्यपालिका की शक्तियों का उल्लेख है। वो कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 53 में किया गया है। अनुच्छेद 54 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख किया गया वो कहां पे किया गया है? अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति का उल्लेख किया गया है, यानी प्रणाली या पद्धति का उल्लेख अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 56 में किसका उल्लेख है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का। अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन योग्यता, पुनः निर्वाचन योग्यता का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 57 में दिया गया। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता का उल्लेख किया गया है। तो योग्यताओं का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? 58 में है। अनुच्छेद 59 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 59 में पद की शर्तें दी गई है। आर्टिकल 59 में पद की जो शर्तें दी गई वो किस अनुच्छेद में है? 59 में। और अनुच्छेद 60 की अगर बात करेंगे तो अनुच्छेद 60 में किसका उल्लेख किया गया है? शपथ का उल्लेख किया गया। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक।
आगे हम सबसे पहले उल्लेख करेंगे अनुच्छेद 52 का। अनुच्छेद 52, तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 52 में हमने क्या देखा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद दिया गया है। यह हमने देखा दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो पद है, यह पद कौन से देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो राष्ट्रपति का पद आपने किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति के कार्यों की तुलना, राष्ट्रपति के कार्यों की तुलना आप किस देश से करते हैं? तो ब्रिटिश ताज से। राष्ट्रपति के कार्यों की तुलना आप किसके साथ करते हैं? ब्रिटिश ताज के समतुल्य अपने राष्ट्रपति के कार्य हैं। लेकिन ये पद आपने कहां से लिया है? अमेरिका से लिया है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 दोस्तों आपसे क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में समावेश होती है, राष्ट्रपति में समावेश होती है। समावेश होती है या निहित होती है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस बात का मतलब समझेंगे। अनुच्छेद 53 हमसे क्या कहता है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां, देखो यहां पे वास्तविक शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, यहां पे केवल क्या लिखा हुआ है? संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में समावेश होता है। इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों आप किसी भी शक्ति का प्रयोग करेंगे, देश में कोई भी कानून बनाएंगे, जब तक राष्ट्रपति हस्ताक्षर, अंतिम हस्ताक्षर नहीं कर देता, तब तक वो कानून मान्य नहीं होता। तो संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश हो गई? राष्ट्रपति के अंदर। अब पूछा जाता है कि राष्ट्रपति केवल किस प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करता है? तो राष्ट्रपति दोस्तों प्रयोग की बात करें तो राष्ट्रपति प्रयोग करता है केवल नाम मात्र की शक्तियों का। राष्ट्रपति नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करता है। अब देखिए दोस्तों, इस बात का मतलब भी समझेंगे हम। पहले हम ये देखेंगे तो फिर वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? तो दोस्तों वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। अब इस लाइन को हम आराम से समझेंगे कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश हैं? राष्ट्रपति के अंदर समावेश है। ये हमने यहाँ पे देख लिया, क्योंकि ये हमने देखा है कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में समावेश है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब तक अंतिम हस्ताक्षर कौन नहीं करेगा? राष्ट्रपति नहीं करेगा, तब तक आप शक्तियों का प्रयोग, वो कानून बनेगा नहीं। अब कानून स्टार्ट कहां से होता है? मंत्री परिषद से। सबसे पहले जो कानून की चर्चा की जाती है, किसी भी विषय पर चर्चा की जाती है, वो मंत्री परिषद करती है। मंत्री परिषद का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब तो शुरुआत, वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन कर रही है? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति केवल लास्ट में हस्ताक्षर करेगा, तो नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग किसने किया? राष्ट्रपति ने किया। अब क्वेश्चन पूछे कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसमें समावेश है? यहां पे आप फिर से देखेंगे कि संघ की सभी कार्यपालिका शक्तियां तो किसमें निहित हैं? राष्ट्रपति में। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां किसके अंदर समावेश है? मंत्री परिषद के अंदर समावेश है। आगे दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में हमने देखा था कि किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का जो पद था वो आपने कहां से लिया था? अमेरिका से।
लेकिन राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल है ये आपने किस देश के संविधान से लिया है? तो ये लिया है आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब निर्वाचन मंडल का मतलब दोस्तों ये होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है उसमें कौन कौन से सदस्य भाग लेते हैं। तो दोस्तों हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले तो भाग लेने वाले सदस्य, भाग लेने वाले सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में पहली बात तो दोस्तों किस प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं? केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। केवल किस प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं? निर्वाचित सदस्य। यहां पर किसी भी प्रकार के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से निर्वाचित सदस्य यहां पर भाग लेते हैं। पहला, लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा के मनोनीत न होके निर्वाचित सदस्य। क्योंकि हमने देखा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल किस प्रकार के सदस्य भाग ले सकते हैं? निर्वाचित सदस्य भाग ले सकते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते। तो लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो राज्यों की प्रत्येक राज्य में क्या होती है दोस्तों? विधानसभा होती है। और विधानसभा में भी दो प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। तो राज्यों की विधानसभाओं से भी केवल किस प्रकार के सदस्य आएंगे? यहां पर निर्वाचित सदस्य आएंगे। फिर देखिए दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेशों की, केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के किस प्रकार के सदस्य? निर्वाचित सदस्य। ये यहां पे भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों जब भारत का संविधान बना था तो संविधान बना उस समय जो निर्वाचन मंडल था उसमें आपने केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभाएं थी इन सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो मूल संविधान में ये शामिल नहीं थे। जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी की बात करें, दिल्ली और पुदुचेरी ये दो हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें क्या विधानसभा, जैसे जम्मू कश्मीर में भी क्या है? विधानसभा है। तो दिल्ली व पुदुचेरी की जो विधानसभा के सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, उन्हें पहले निर्वाचन मंडल, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया गया था। तो फिर इन्हें कब शामिल किया गया? तो दिल्ली व पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को शामिल कब किया गया? तो इसमें शामिल किया गया था 70वां संविधान संशोधन। और दोस्तों 70वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तो ये वाले जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। भाग लेने वाले सदस्य केवल किस प्रकार के हो सकते हैं? निर्वाचित सदस्य हो सकते हैं। यहां पर मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। केवल किस प्रकार के सदस्य भाग लेंगे? निर्वाचित सदस्य। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य। लेकिन मूल संविधान में इन्हें शामिल नहीं किया गया था। इन्हें शामिल कब किया गया? 70वां संविधान संशोधन 1992 में शामिल किया गया। अब दोस्तों अगर बात करें कि भाग नहीं लेने वाले सदस्य, तो पहली बात तो किसी भी प्रकार के चाहे कौन सा भी सदन हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, किसी भी प्रकार का मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकता। फिर राज्यों में बसती है विधान परिषद।
विधान परिषद के किसी भी प्रकार के सदस्य को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं किया जाता। तो ये था दोस्तों अनुच्छेद 54, निर्वाचन मंडल जो किस देश के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 55 की। अनुच्छेद 55, तो अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति या फिर प्रणाली। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली है वो किस प्रकार निर्वाचन है वो किस पद्धति से किया जाता है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति पहले तो हम ये देखेंगे किस देश के संविधान से ली गई है। तो दोस्तों राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है ये भी किस देश के संविधान से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से ली गई है। निर्वाचन मंडल और प्रणाली दोनों ही आपने कहां से ली है? आयरलैंड के संविधान से ली है। आगे दोस्तों हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली से किया जाता है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से इसका निर्वाचन किया जाता है। तो यहां पे आप निर्वाचन पद्धति कौन सी रहे? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। अब देखिए दोस्तों आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति का मतलब क्या हुआ? प्रत्येक व्यक्ति को उतने ही वोट डालने पड़ेंगे जितने उम्मीदवार हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारे पास राष्ट्रपति पद के लिए जो आवेदन है वो कितने हैं? आवेदन है 50। अब 50 आवेदन है तो प्रत्येक व्यक्ति, अब जैसे भाग लेने वाले लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के केवल किस प्रकार के सदस्य हैं? निर्वाचित सदस्य इसमें भाग ले रहे हैं। अब निर्वाचित सदस्य अपने पास, जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखें कि लोकसभा में हमारे पास निर्वाचित सदस्य हैं 543, क्योंकि वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 2 मनोनीत है राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल 331, आर्टिकल 331 आपसे क्या कहता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। तो टोटल है 545, 2 मनोनीत है तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। अब ये 543 जो सदस्य हैं ये इस पद्धति के अनुसार उतने वोट डालेंगे जितने उम्मीदवार है। जैसे कि एक व्यक्ति यहां पर कितने वोट डालेगा? 50 वोट डालेगा। जैसे कि 50 वोट कैसे डालेगा? इसने एक को तो दे देगा प्राथमिकता, प्रथम वरीयता इसने दे दी ए को। जैसे कि ABCD इस प्रकार से उम्मीदवार हमारे पास, ए को प्रथम वरीयता दे दी, बी को दूसरी, सी को तीसरी, डी को चौथी और ई को 5वीं वरीयता दे दी। अब यहां से जो पहला व्यक्ति वोट डालने गया उसका कहने का मतलब क्या था? मेरे अनुसार पहला जो राष्ट्रपति बनना चाहिए, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य व्यक्ति है वो कौन है? ए। अगर ए नहीं बनता तो बी नहीं बनता तो सी नहीं बनता तो डी नहीं बनता तो ई। तो इसे कौन सी पद्धति कहा जाता है? आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, एकल संक्रमणीय। प्रत्येक व्यक्ति उतने वोट डालेगा जितने आपके सामने क्या है? उम्मीदवार है। अब देखिए दोस्तों हम यहां पर बात करेंगे कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है इसमें कुल मत कितने चाहिए आपको? तो कुल मतों की अगर बात करें, कुल मत, तो कुल मत दोस्तों विजय होने वाले के लिए मतों की बात कर रहे हैं। विजय होने के लिए मत, विजय होने के लिए आपको कितने मत चाहिए? तो कुल मत बटे 2 प्लस
1। जैसे कि दोस्तों हमारे पास कुल मत कितने थे, 100 थे। एक जीतेगा और एक उसके साथ, यानी 2 व्यक्ति क्या लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। 2 का भाग देंगे तो +1, यानी जिस व्यक्ति के पास 51 मत आ गए वो क्या बनेगा, राष्ट्रपति। तो विजय होने के लिए मतों का कोटा 100/2 +1, यानी 50% से 1 वोट क्या चाहिए, उसे अधिक चाहिए। अब दोस्तों हम देखेंगे निर्वाचन मत का मूल्य। देखो मत मूल्य की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। आप ये देखेंगे कि पहले मत मूल्य निकाला कैसे जाता है। मत मूल्य एक तो हम देखेंगे एमएलए का, यानी एक विधायक का जो विधानसभाओं में बैठता है। एक दोस्तों हम देखेंगे एमपी का, जिसे आप बोलते हैं दोस्तों सांसद। इनका मत मूल्य निकालेंगे। अब इनका जो लास्ट में जो निर्वाचन किया जाता है वो मत मूल्य के आधार पे किया जाता है। जैसे कि देश के राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी का क्या, प्रथम चुनाव जो निर्वाचन हुआ था, यानी आपके जो काउंटिंग की थी उसके अंदर उसका निर्वाचन नहीं हुआ था। द्वितीय मतगणना के दौरान उसका क्या किया गया था, निर्वाचन किया गया था। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिनका द्वितीय मतगणना के, यानी दूसरी मतगणना के दौरान क्या किया आपने, निर्वाचन किया, तो वो थे वीवी गिरी। तो वो क्या होता है दोस्तों, ये मत मूल्य के आधार पे होता है। अब एक एमएलए का मत मूल्य कितना होता है और एक विधायक का, सांसद का मत मूल्य कितना होता है, इसकी चर्चा करेंगे। अगर आपको एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए आपको उस राज्य की कुल जनसंख्या, राज्य की जनसंख्या, और जनसंख्या भी दोस्तों कौन सी होनी चाहिए, जनगणना 1971 वाली। यानी ये जो मत मूल्य आपने निर्धारित किया है ये किस जनगणना के आधार पर निर्धारित किया था, जनगणना 1971 के आधार पे आप निकाल रहे हैं एक एमएलए का मत मूल्य, यानी विधायक का मत मूल्य। तो उस राज्य की जनसंख्या 1971 में उस राज्य की कितनी जनसंख्या थी, फिर बटे में कुल विधायक, यानी उस राज्य में विधायक कितने हैं। उदाहरण साथ साथ में ले लेते हैं हम राजस्थान का। राजस्थान के हमने ऊपर लिख दी जनगणना 1971 की जनसंख्या कितनी थी। वर्तमान में हमारे पास विधायक कितने हैं, तो राजस्थान की विधानसभा में विधायकों की संख्या कितनी है, 200 गुणा 1/1000। अब आपके पास जो आंसर आएगा वो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य आ जाएगा। राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य, राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान में, विधायक मत मूल्य, तो राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य की बात की जाए तो वर्तमान में है 128.28 पैसे, यानी 128 रुपए और 28 पैसे। ये किसके विधायक की, किस राज्य के विधायक का मत मूल्य है, एक राजस्थान के विधायक का मत मूल्य है। अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत के किस राज्य के विधायक का मत मूल्य सर्वाधिक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश। देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारे पास राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य वर्तमान में कितना है दोस्तों, 208 रुपए है। अगर बात करें, ये सर्वाधिक है दोस्तों, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक किस राज्य के विधायक का मत मूल्य हो गया, उत्तर प्रदेश के। और उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वर्तमान में मत मूल्य कितना है, 208। राजस्थान के एक विधायक के मत मूल्य की बात की जाए तो राजस्थान के एक विधायक का जो मत मूल्य वो कितना है, 128 रुपए 28 पैसे। अब हम देखेंगे न्यूनतम किस राज्य के विधायक का मत मूल्य है। न्यूनतम की अगर दोस्तों बात की जाए तो जनसंख्या की दृष्टि से आप सबसे छोटा राज्य उठाएंगे सिक्किम, और सिक्किम के एक विधायक का जो मत मूल्य है वो कितना है, 7 रुपए। ये तो निकाल लिया आपने किसका मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य। विधायक का मत मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या 1971 की बटे में कुल विधायक गुणा 1/1000, ये विधायक के मत मूल्य निकालने का सूत्र आपके पास।
यह आपने राजस्थान के एक विधायक का मत मूल्य निकाला 128 रुपये 28 पैसे। सर्वाधिक किस राज्य के विधायक का मत मूल्य होता है? उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या सर्वाधिक किसकी है? 21 करोड़ के आसपास है वर्तमान की बात करें तो। इसका मत मूल्य कितना है? 208 रुपये। न्यूनतम मत मूल्य किस राज्य के विधायक का है? तो सिक्किम के विधायक का है। कितना है? 7 रुपये। अब निकालना है आपको एक सांसद का मत मूल्य। तो दोस्तों सांसद का मत मूल्य कैसे निकालेंगे? सांसद का मत मूल्य, तो दोस्तों पहले तो आपने निकाल लिया सभी विधायकों का मत मूल्य, पूरे देश में जितने भी विधायक है, जैसे 4120 विधायक है पूरे भारत में, क्योंकि 4020 तो हो गए आपके 28 राज्यों की विधानसभाओं में, और सॉरी उसमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर भी शामिल आ गए, और 70 आपकी दिल्ली में और 30 है पुदुचेरी में। इन टोटल विधायकों का मत मूल्य यानी कुल विधायकों का मत मूल्य, यानी आपने पूरे भारत में जितने भी विधायक हैं उनका क्या निकाल लिया? मत मूल्य निकाल लिया। अब आप निकाल रहे किसका है? सांसद का। तो कुल सांसद कितने हैं? संसद में बैठने वाले लोग निर्वाचित, इससे आप निकालेंगे तो किसका मत मूल्य आ जाएगा? एक सांसद यानी एक एमपी का क्या निकलेगा? मत मूल्य निकलेगा। वर्तमान में भारत के एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, तो वर्तमान की अगर बात करें तो भारत के एक सांसद का जो मत मूल्य है वो है 708 रुपये 2 पैसे। तो वर्तमान में भारत के एक सांसद का जो मत मूल्य है वो कितना है? 708 रुपये 2 पैसे। ये था दोस्तों हमारा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में दोस्तों हमने किसकी चर्चा की है? राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति की। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कहां से लिया आपने? आयरलैंड से। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है दोस्तों वो किसके आधार पे किया जाता है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति से किया जाता है। फिर हमने दोस्तों देखा था कि जो न्यूनतम मतों का कोटा यानी जीतने वाले व्यक्ति को कितने मत चाहिए, तो जीतने वाले व्यक्ति के लिए हमने देखा था 100/2 + 1 यानी 50% से 1 वोट आपको प्लस में चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। फिर हमने निकाला मत मूल्य, तो यहां से इस सूत्र से तो हमने किसका निकाल लिया? एक एमएलए यानी एक विधायक का मत मूल्य निकाल लिया। राजस्थान का 128, सर्वाधिक उत्तर प्रदेश का 208, न्यूनतम सिक्किम का। फिर हमने निकाला है एक एमपी का मत मूल्य यानी एक सांसद का मत मूल्य। सांसद का मत मूल्य वर्तमान में भारत के एक सांसद का मत मूल्य कितना है? 708 रुपये। अब दोस्तों हम चर्चा करेंगे अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 में हमें क्या दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 56 में हमें राष्ट्रपति का कार्यकाल यानी उसकी पदावधि दी गई है। राष्ट्रपति की पदावधि, उसका कार्यकाल कितना होता है? देखो दोस्तों राष्ट्रपति जब से शपथ ग्रहण करता है तो शपथ ग्रहण करने से अगले 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहेगा। तो इससे आपको क्या पता चला कि राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। अब हम बात करते हैं कि समय से पहले अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो, समय से पहले अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना लिखित त्यागपत्र, मौखिक नहीं होता दोस्तों, इसमें केवल लिखित त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। अब अगर हम सोचेंगे उस समय उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो क्या करेगा? अगर ऐसी सिचुएशन है, सामान्य तौर पर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किस प्रकार का होना चाहिए? लिखित त्यागपत्र होना चाहिए।
अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो ऐसी कंडीशन में जो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देता है। तो ऐसी कंडीशन में वो किसे देगा? देश के मुख्य न्यायाधीश को देता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि उपराष्ट्रपति को अगर उसने त्यागपत्र दे दिया तो उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसे देगा? तो दोस्तों उपराष्ट्रपति इसके त्यागपत्र की जो तुरंत सूचना देता है वो देता है लोकसभा अध्यक्ष को। उपराष्ट्रपति के द्वारा इसकी जो त्यागपत्र की सूचना दी जाती है वो किसे दी जाती है? लोकसभा अध्यक्ष को। क्योंकि दोस्तों संसद की कार्यवाही का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कि अगर राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान संविधान की क्या करता है? अवहेलना करता है। अवहेलना का मतलब क्या हुआ दोस्तों? उल्लंघन करता है। अगर कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति संविधान की अवहेलना करता है या संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, कौन सी प्रक्रिया के द्वारा? महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख हम देखेंगे अनुच्छेद 61 में। ये थे इससे कार्यकाल से संबंधित बातें। तो शपथ ग्रहण करने से अगले 5 वर्ष तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। कहने का मतलब यह है कि जब तक इसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति अपना पद नहीं छोड़ सकता। अगला उत्तराधिकारी जब तक नियुक्त नहीं करते अपना पद नहीं छोड़ सकता। अगर समय से पहले त्यागपत्र देना चाहे तो अपना लिखित त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। उपराष्ट्रपति इसकी तुरंत सूचना किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? देश के मुख्य न्यायाधीश को देगा। अगर कार्यकाल के दौरान संविधान की अवहेलना करता हुआ पाया जाता है तो आप अनुच्छेद 61 में दी गई महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा इसे पद से हटा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति का पद है वो आपने कौन से देश के संविधान से लिया है? अमेरिका से। अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से इसके कार्यकाल की तुलना की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। और अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। आइए दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में क्या दिया गया था? पुनः निर्वाचन योग्यता। पुनः निर्वाचन योग्यता। अब देखिए दोस्तों, पुनः निर्वाचन योग्यता में क्या होता है कि इसमें पूछा जाता है कि भारत का एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार आवेदन कर सकता है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते। मान लीजिए मैंने राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर दिया? आवेदन कर दिया। मैं 1 बार राष्ट्रपति बन गया, 2 बार बन गया, 3 बार बन गया, 4 बार बन गया। तो हमारे देश के संविधान में क्या है कि पुनः निर्वाचन योग्यता से संबंधित जो उल्लेख किया गया है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता है? आवेदन कर सकता है, चाहे वो हारे वो जीते। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर रहा है, उसने 1952 में किया, फिर वो हार गया, फिर उसने 1957 में कर दिया, फिर वो हार गया, फिर उसने 1962 में कर दिया, फिर वो हार गया। चाहे वो हारे चाहे वो जीते, कितनी भी बार क्या कर सकता? आवेदन कर सकता है। अगर बात करें अमेरिका की दोस्तों, तो अमेरिका का एक व्यक्ति चाहे हारे चाहे वो जीते, एक व्यक्ति केवल कितनी बार आवेदन कर सकता है? 2 बार आवेदन कर सकता है। इससे अधिक वो इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता। दोस्तों अब हम देख रहे हैं अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में दोस्तों दी गई राष्ट्रपति पद की योग्यता। तो योग्यताओं में देखो दोस्तों, सभी चाहे कौन सा भी पद हो, किसी भी, चाहे आपकी संसद का हो, चाहे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चाहे सर्वोच्च न्यायालय, सब में पहली योग्यता तो आपके पास क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए।
पहली योग्यता इसकी क्या होती है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता दोस्तों इसकी क्या होती है? आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। यानी कितने वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर 35 वर्ष से एक दिन भी कम है तो आप राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। न्यायालय के द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो, दिवालिया घोषित न हो। अगर आप ये बोल देते हैं कि किसी व्यक्ति ने उसको पागल बोल दिया तो वो मान्य नहीं होगा। किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा पागल घोषित नहीं किया गया हो। और दिवालिया, जैसे कि विजय माल्या, उसे न्यायालय के द्वारा दिवालिया घोषित कर रखा है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया क्या था कि राष्ट्रपति का जो पद होता है वो देश में अखंडता और एकता का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है। अगली इसकी योग्यता क्या होती है दोस्तों? लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की उसके अंदर क्या होनी चाहिए दोस्तों? योग्यता। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 में क्या है? योग्यता भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु 35 वर्ष की पूरी कर चुका हो, न्यायालय के द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न किया गया हो और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 में हमें क्या दिया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 59 में हमें दिया गया राष्ट्रपति पद की शर्तें, कि राष्ट्रपति पद की जो शर्तें हैं वो क्या होनी चाहिए। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद की जो पहली शर्त होती है वो ये होती है कि अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों, जब आप राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो योग्यता में भी एक शब्द आता है, किसी लाभ के पद पर न हो। तो किसी लाभ के पद, जैसे कि वो पहले से राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, संसद का सदस्य है, तो इसे लाभ का पद नहीं माना जाता है। इसके अलावा जितने पद होते हैं उन्हें क्या माना जाता है? लाभ का पद माना जाता है। अगर मैं राष्ट्रपति हूं तो मैं राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पद के लिए क्या कर सकता हूं? आवेदन कर सकता हूं। अगर मैं किसी अन्य गवर्नमेंट का अधिकारी हूं, जैसे कि मान लिया मैं हूं आईएएस, तो मैं आईएएस होते हुए राष्ट्रपति पद के लिए क्या नहीं कर सकता? आवेदन नहीं कर सकता। पहले मुझे आईएएस का पद छोड़ना पड़ेगा, फिर मैं किसके लिए आवेदन कर सकता हूं? राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर सकता हूं। फिर शर्तों में अगर हमने देखा तो शर्त क्या थी कि मैं राष्ट्रपति बन गया तो उसके बाद मैं कोई भी अन्य लाभ का पद धारण नहीं कर सकता। पहली शर्त ये होती है। दूसरी शर्त ये होती है, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी शुल्क के शासकीय आवास में निःशुल्क आवास करेगा। अब देखिए दोस्तों, बिना किसी शुल्क के, यानी जो राष्ट्रपति भवन बना हुआ वो किसके लिए बना हुआ है? राष्ट्रपति के लिए बना हुआ। तो उसके लिए जब तक वो कार्यकाल में है तो उसे उसके लिए कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ता। अगली शर्त दोस्तों, कार्यकाल के दौरान वेतन भत्ते में कटौती नहीं की जा सकती, कटौती नहीं की जा सकती। इसका मतलब समझेंगे दोस्तों। देखो आर्टिकल 360, अनुच्छेद 360 में क्या? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल आर्थिक संकट के आधार पर लगाया जाता है।
वित्तीय आपातकाल लागू होने पर देश के राष्ट्रपति को छोड़ के सभी कर्मचारियों के वेतन भत्ते में क्या हो सकती है? कटौती। लेकिन राष्ट्रपति के अनुच्छेद 59 में लिखा हुआ संविधान में कि कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्ते में कभी भी क्या नहीं होगी? कटौती नहीं होगी। अगली दोस्तों योग्यता हम देखते हैं जमानत राशि। जमानत राशि, जब आप राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपसे कितने रुपए की जमानत राशि के रूप में लिए जाते हैं? 15,000 रुपए के रूप में जमानत राशि ली जाती है। अब दोस्तों देखो, कुछ उम्मीदवारों को वापस मिल जाती है और कुछ को नहीं मिलती। ये तो 100% बात सही है कि जीतने वाले को 15,000 रुपये वापस दे दिए जाते हैं, लेकिन किस व्यक्ति को वापस नहीं दिए जाते? अगर किसी व्यक्ति को वेद मतों के 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो उस व्यक्ति को यह राशि वापस नहीं दी जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को वेद मतों के 1/6 मत मिल गए तो उसे राशि वापस लौटा दी जाती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को 1/6 मत प्राप्त नहीं हुए तो ये जो आपकी 15,000 रुपये की राशि है ये RBI के द्वारा जब्त कर ली जाती है। फिर दोस्तों शर्तों में आता प्रस्तावक। राष्ट्रपति पद के लिए आवेदन करने के लिए प्रस्तावक कितने होने चाहिए? 50। दोस्तों अनुमोदक कितने होने चाहिए? तो दोस्तों अनुमोदक भी कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। राष्ट्रपति पद के आवेदन करते समय 50 ही तो आपके पास प्रस्तावक होने चाहिए और 50 ही क्या होने चाहिए? अनुमोदक होने चाहिए। हम बात कर रहे थे वेतन की। वर्तमान में राष्ट्रपति का दोस्तों जो वेतन है वो कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह है। वर्तमान राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए प्रति माह। अगला अनुच्छेद आता है दोस्तों हमारा अनुच्छेद 60। तो अनुच्छेद 60 में हमें क्या दिया गया है? अनुच्छेद 60 में दी गई है दोस्तों राष्ट्रपति पद की शपथ। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा क्या दिलाई जाती है? शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों आज हमने पढ़ा है राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 से लेकर 60 तक। दोस्तों वीडियो कैसा लगे, क्लास हमारी कैसे लगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे और अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे। अच्छा, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।